हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि व्हाट वेयर द मेजर कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। शॉर्ट टर्म कॉजेज हमने कल ही देख लिया था 10 पार्क में। आज देखेंगे कि लॉन्ग टर्म से क्या कुछ पॉलिसीज थे ब्रिटिशर्स के और सब क्या कारण थे जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, और क्यों इंडियंस जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 में सक्सीड नहीं कर पाते, व्हाट वेयर द रीजंस behind the failure of revolt of 1857. So let's begin our lecture for today. सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट वेयर द मेजर कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट का सबसे महत्वपूर्ण कॉजेज रीजन क्या थे। सबसे पहला जो था वो खुद इकोनॉमिक कॉजेज था। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाई थी, हमें पता है, जिस तरह रैयतवारी, महलवारी, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब का सिस्टम और पॉलिसीज लाई थी लैंड के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। और उसके जो आउटकम्स थे वो काफी अच्छे नहीं थे भारतीय किसानों के लिए, लेबरर्स के लिए, जमींदार के लिए और तलुकदार के लिए, जिसके कारण ये लोग जो थे नाखुश थे ब्रिटिशर्स के कारण से। और बाद में ये लोग भी ज्वाइन कर जाते हैं सिपॉइज को इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। सेम वाज द कंडीशन कि जब ब्रिटिश अपना इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी लाती है तो उसी तरह आर्टिशियंस, ट्रेड और मर्चेंट्स भी नाखुश होते हैं ब्रिटिश के इस पॉलिसी से, और वो भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में सिपॉइज की मदद करती है। द सेकेंड कॉज वाज द पॉलिटिकल कॉज। हमने देखा था कि सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे पॉलिसी ला के ब्रिटिशर्स इंडियन स्टेट्स, जो रीजनल स्टेट्स थे और जिसके पास ऑटोनॉमी था, उसे एनेक्स कर लेती है अपने अंदर। वहीं हमने रोल ऑफ लॉर्ड डलहौजी भी देखा है, किस तरह उनका जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ स्टेट था बाय वॉर, जैसे कि पंजाब, सिक्किम, बर्मा, ये सब उन्होंने एनेक्स किया था युद्ध करके, और बाय पीस, जिस तरह उन्होंने अवध को एनेक्स किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। ये सब जो है इन रीजनल किंगडम्स में एक डिस्कंटेंट फैलाई थी, नाखुशी फैलाई थी, और वो लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 में साथ दे देते हैं सिपॉइज का। थर्ड वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। अब जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था वहां पे रैम्पेंट करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, जिसके कारण बहुत लोग नाखुश थे। कुछ भी काम करो कर पैसा देना पड़ता था ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स को। सो बहुत सारे हिस्टोरियंस बिलीव करते, ये मानते हैं कि आज जो हम करप्शन भारत में देखते हैं वो जो लेगेसी है वो कंपनी रूल के द्वारा दिया गया है भारत को। वहीं द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, जो जिस कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल में हम लोग देखते थे वो एज ए फॉरेन और एलियन था। जब मुगल्स आए या फिर दिल्ली सल्तनत के लोग आए, वो लोग जितने भी लोग आए थे वो लोग खुद भारत के कल्चर में समा के भारत में रूल करते थे एज ए भारतीय। लेकिन इंग्लिश आए और यहाँ रूल कर रहे थे एज एन इंग्लिश, नॉट एज एन इंडियन। सो उन लोगों का जो लुक था दैट वाज ए फॉरेन लुक एंड एन एलियन लुक फॉर द इंडियंस। भारतीयों के आंखों में वो लोग एज ए एलियन थे, एज ए फॉरेन थे, वो लोग उसको अपना नहीं पाए थे, जो कि एक और रीजन बनता है ब्रिटिश के खिलाफ सोच पैदा करने में। फोर्थ इज द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था उससे पहले कुछ बाहर में इवेंट हुए थे ब्रिटिश के साथ, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है काफी सीरियस लॉसेस या फिर हद तक लॉसेस सफर कर गई थी। इवन इफ वो जीत गई बाद में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लॉस हो गया था उनको। तो ये सब जो वॉर्स हैं ये एक साइकोलॉजिकल रिपरकशंस था ब्रिटिशर्स के ऊपर, और लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिश अब उतनी मजबूत नहीं है, वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि कुछ वॉर्स में वो हार चुकी है। जैसे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हार गई थी। एंग्लो सिख वॉर में हमने देखा था कि दो ब्रिटिशर्स को सब कुछ पता था, फिर भी सिख ने इतने मजबूती से लड़ा था कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया था ब्रिटिशर्स को। और क्रीमियन वॉर्स में भी हार गए थे। क्रीमिया एक कंट्री था जिसे अभी रसिया ने एनेक्स कर लिया है। सो इस तरह इंडियंस को लगता था कि अब ब्रिटिशर्स उतनी मजबूत नहीं, ब्रिटिश को हराना पॉसिबल है। तो ये भी एक मोटिवेशन था सिपॉयज के मन में। द फिफ्थ कॉज वाज द मिलिट्री फैक्टर्स। खुद मिलिट्री में ही कुछ ऐसे कंडीशंस थे जिसके कारण सिपॉयज जो थे नाखुश थे और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं।
So the condition of service in the company, army and cantonment created simmering discontent among the sepoys. जो condition था आर्मी में और आर्मी के कंटोनमेंट एरिया में, जिस तरह रहना खाना और भी फैसिलिटीज, वो सब के कारण जो है सिपॉयज नाखुश थे. इनफैक्ट कहा जाता है कि जो सिपॉय थे दे वेयर जस्ट लाइक ए पीजेंट इन यूनिफॉर्म. जो इंडियन सिपॉयज थे उन्हें कम पैसा दिया जाता था इवन इफ उनका रैंक जो है वाज सेम एज एन यूरोपियन. एक यूरोपियन और एक इंडियन दोनों सपोज हवलदार हैं तो इंडियन हवलदार को कम पैसा मिलता था देन एन यूरोपियन हवलदार. तो दूसरा ये बात है मिलिट्री में कि जब पंजाब को एनेक्स किया गया तो उसमें कुछ इंडियंस भी थे जो लड़े थे वॉर, सिंध में भी. सो इंडियन सिपॉयज को एक एक्स्ट्रा पेमेंट या भत्ता मिलता था फॉर फाइटिंग वॉर्स, वो भत्ता उन्हें नहीं मिला था. डलहौजी ने क्या किया था, पोस्टल सर्विस को भी रिस्ट्रक्चर किया था. पहले इंडियन आर्मी अगर खत लिखा करती थी अपने घर पे तो उनसे एक भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता था, उनके लिए फ्री था. लेकिन डलहौजी ने क्या किया कि 25 पैसे का इम्पोज कर दिया एक फीस इन पर्सनल्स पे, इन सिपॉयज पे. अगर वो खत लिखते हैं तो उन्हें 25 पैसे देने पड़ेंगे पर खत. एक और एक्ट डलहौजी लाते हैं आर्मी में, दैट इज नोन एज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856. सो ये जो एक्ट है ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था, लेकिन जो इम्प्लीमेंट हुआ था दैट वाज बाय लॉर्ड कैनिंग. सो लॉर्ड कैनिंग ही वो गवर्नर जनरल थे भारत के जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रहा था. डलहौजी रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले चले गए थे और लॉर्ड कैनिंग आ गए थे, इसलिए जो एक्ट 1856 का दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कैनिंग. तो देखते हैं इस एक्ट में क्या था. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कोई भी अगर नया रिक्रूट, कोई भी नया आदमी अगर रिक्रूट होता है बंगाल आर्मी में तो उसको बोला जाता था कि तुम लिख के दो एक खत में कि तुमको अगर भारत से बाहर किसी भी एरिया ऑफ द वर्ल्ड में भेजा जाएगा लड़ने के लिए बाय द कंपनी तो तुम उसको मना नहीं करोगे, तुम जाओगे लड़ने. ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत में लोग मानते थे, जो हिंदू रिलीजन के लोग थे बड़े जैसे ब्राह्मण राजपूत, वो मानते थे कि एक वर्चुअल या फिर समझ लो कि अपने मन में ही एक बैठा लिए थे कि एक मुंज पर्वत होता है और एक समंदर होता है. तो अगर कोई इंसान इस मुंज पर्वत को क्रॉस कर जाए और इस समंदर को क्रॉस कर जाए तो उसका जो धर्म है वो खो जाएगा. सपोज ये हिंदू धर्म का है और ये लड़ने चला गया, कोई मुंज पर्वत जो उसके मन में है, जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उनके मन में था ऐसा कि मुंज पर्वत और समंदर अगर क्रॉस कर लेंगे तो मेरा धर्म जो है वो धर्म खो जाएगा, अब हम हिंदू नहीं रहेंगे. और जब वो लोग वापस आएंगे तो खुद सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि वो अपना धर्म खो बैठेंगे. तो ऐसा था. लेकिन ब्रिटिशर्स को तो पता था ऐसा कुछ है नहीं, ना ही मुंज पर्वत है, ना ही जाने से कोई किसी का धर्म खोता है. तो इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन सिपॉयज का यूज हो अफ्रीका एंड इजिप्ट वगैरह वॉर में, तो वो ऐसा खत लिखवाना चाहती थी. ये क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ये जो एक्ट है, जो खत लिखने वाला है, ये सिर्फ नया रिक्रूट, अब जो आगे से रिक्रूट होगा बंगाल में उसके लिए होगा, ना कि जो सोल्जर्स ऑलरेडी हैं उसके लिए. लेकिन जो इंडियन सोल्जर्स थे वो हर चीज, या फिर इंडियंस ही कह लो, हर चीज देखते थे ब्रिटिशर्स का धर्म के दूरबीन से. उनके पास एक दूरबीन होता था धर्म का, रिलीजन का. सो कुछ भी एक्ट लाए उसको पहले नापेंगे रिलीजन का दूरबीन से, उसके बाद कुछ सोचते थे. तो वैसे ही हुआ जब ये एक्ट आया तो कहा दिया गया था कि ये जो एक्ट है ये एक्ट सिर्फ उन सोल्जर्स के लिए है जो नए आएंगे, नॉट फॉर द ओल्ड वन. तो लेकिन जो सोल्जर्स थे भारत में वो अपना दूरबीन लगाते हैं और इस चीज को मिस इंटरप्रेट या फिर मिस अंडरस्टूड करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो एक्ट है ये ओल्ड रिक्रूट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा जो पहले से आर्मी में है. तो उस समय क्या होता है, एक प्रैक्टिस चलता है इंडियन आर्मी में कि अगर कोई जो है बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है काम करते करते इंडियन आर्मी में तो उसके बेटे को वो नौकरी दे दिया जाएगा. तो ऐसा था कि अगर लेटर ऑफ सर्विंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर सबमिट नहीं किया जाता है तो नौकरी तो जाना ही है, और नौकरी तो दिया भी नहीं जाएगा. उन्हें लगता था कि हमें भी लिख के देना है और उसके बेटे को भी लिख के देना है, जबकि ऐसा नहीं था, सिर्फ उसका बेटा अगर ज्वाइन करेगा तभी देना. लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति को लगता था यहाँ पे कि उसे लेटर लिख के देना होगा. तो उसे लगा कि अगर वो लेटर लिख के नहीं देगा तो उसके आगे वाले बेटे को भी जॉब नहीं मिलेगा.
सो इसके कारण एक डायलेमा पैदा हो जाता है अपर कास्ट हिंदूज में कि अगर वो साइन करके एग्रीमेंट दे दिया और अगर उसको फॉरेन लैंड में सर्व करने भेज दिया गया बाय द कंपनी, तो वो तो अपना धर्म खो बैठेगा और फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, घर में घुसने कोई नहीं देगा। और अगर वो रिफ्यूज कर देता कि साइन नहीं करेगा, तो फिर वो अपना नौकरी से हाथ धो बैठेगा या फिर आगे वाला को नौकरी नहीं मिलेगा। इस तरह का डायलेमा हो गया कि क्या करें। और ये सिचुएशन जैसे ही क्रिएट होता है तो इंडियन सिपॉयज, इंडियन आर्मी के जितने लोग हैं इंडियंस, वो कन्विंस हो जाते हैं कि भाई भारत में जो ब्रिटिशर्स आई है वो आई है उसके धर्म को विनाश करने के लिए। ऐसा ही लोग के मन में बैठ जाता है। सो ये डिसकंटेंट अराइज होने के बाद सिपॉयज के बीच में ये भी होता है कि ये धर्म का नुकसान करने आई, हमें धर्म से भटकाने आई है, और 1857 के रिवोल्ट में ये लोग म्यूटिनी करते हैं। सोशियो रिलीजियस फैक्टर्स देखते हैं। Racial overtones and superiority complex characterize the British administrative attitude towards the native Indian population. अब ब्रिटिशर्स जो है वो दिखाते थे कि वो व्हाइट हैं तो वो सुपीरियर हैं और वो लोग बने ही हैं इंडियंस के ऊपर रूल करने के लिए। तो वैसा एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे भारतीयों के साथ। तो कुछ एक्शंस और पॉलिसीज कंपनी लेती है 1857 से पहले, जो कि नेचर में काफी प्रोग्रेसिव था, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से था। लेकिन इंडियंस के पास भाई सेम दूरबीन था रिलीजन का, और वो लोग कन्विंस हो जाते हैं इस दूरबीन से देखने के कारण उस पॉलिसीज को ब्रिटिश के, कि ब्रिटिश जो आई है वो धर्म का विनाश करने आई है उनका। तो देखते हैं कौन कौन सा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज था ब्रिटिशर्स का जिसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके समझा कि ये धर्म के विनाश के लिए है उनके। पहला था सती एबॉलिशन एक्ट 1829 में आया था। सो हमें पता है कि इट वाज द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे जो कि सती को बैन किए थे भारत में। दिस एक्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द कमीशन ऑफ सती, अगर सती कोई कमिट करवाता है या करता है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज होमिसाइड, वो हत्या कंसिडर किया जाएगा। और अगर कोई पीपल जब सती कंडक्ट हो रहा है वहां पर अगर प्रेजेंट भी है तो उनको भी मर्डर चार्ज से कन्विक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर भी मर्डर चार्ज लगेगा। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव था वुमेन एजुकेशन, या फिर इसको उड्स डिस्पैच भी बोलते हैं 1854 का। सो वुमेन को हम लोग को पता है कि दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, लेटर वैदिक पीरियड से ही उन्हें एजुकेशन का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था। सो सर चार्ल्स वुड नामक व्यक्ति के अंडर एक वुड्स डिस्पैच नामक कमिटी बनता है और वो रिकमेंड करते हैं फॉर वुमेन एजुकेशन, और ये स्टेट करते हैं कि कंपनी को एफर्ट लेना चाहिए टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन, इसे हैंड ओवर किया जाता है एक इंग्लिश ऑफिशियल बेंथम को, और उसके अंदर जो बहुत सारे वीमेन के लिए स्कूल्स स्कूल्स वगैरह ओपन होते हैं, सबसे पहले बंगाल में और फिर बाकी सब जगह फैलते हैं। और वीमेन जो है बहुत लंबे अरसे के बाद, हजारों साल के बाद जो है स्कूल जाना शुरू करती है और मॉडर्न एजुकेशन रिसीव करना शुरू करती है। लेकिन जो पुराने ख्यालात के लोग थे सोसाइटी में, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था, इस चीज को पसंद नहीं करता है और बोलता है कि ये जो एजुकेशन दे रहे वुमेन को, ये सोसाइटी में इम्बैलेंस, सोशल इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। एक्चुअली इन लोग का एक एक्सक्यूज था कि उन्हें पता था कि अगर वीमेन पढ़ लेगी तो जो पैट्रियार्की है, जो मर्दों का डोमिनेशन है सोसाइटीज पे, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये एक्सक्यूज बनाया कि ये सोशल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा ताकि ये पैट्रियार्की को मेंटेन कर सकते, मेन डोमिनेशन को मेंटेन कर सके सोसाइटी में। नेक्स्ट वाज विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। तो यहाँ पे जो एफर्ट, इंडियन एफर्ट लगाए थे इस लॉ को लाने के लिए, ही वाज ईश्वर चंद विद्यासागर। इन्होंने परसुएड किया था ब्रिटिशर्स को कि वो लॉ लाएं रीमैरिज ऑफ विडोज पे। तो एक लॉ लाया जाता है बाय लॉर्ड डलहौजी, लेकिन इंप्लीमेंट किया जाता है कनिंग के द्वारा। और इस एक्ट में ये था कि विडो रीमैरिज जो है वो लीगल होगा, वो इलीगल नहीं होगा। लेकिन जो सोसाइटी वो थी वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी और शायद आज भी नहीं है। नेक्स्ट है रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट ऑफ 1856। सो हिंदू रिलीजन में एक कस्टम था कि अगर कोई परिवार का बेटा अगर वो कन्वर्ट कर जाता है अपना धर्म को, तो उसका जो
फादर का प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं होगा, उसका पैटर्नल प्रॉपर्टी पर से अधिकार जो है वो खत्म हो जाएगा। इंग्लिश को लगा कि भाई ये तो एक ऑब्स्टेकल है, हर्डल है इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। अगर हम किसी को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो अपना प्रॉपर्टी खो बैठेगा। इसलिए वो एक एक्ट यानी एक लॉ लाते हैं जो ये डिक्लेयर कर देता है कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उस लड़के को जो है पूरा अधिकार है कि वो अपने पिता के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर उसका अधिकार रहेगा इवन इफ ही चेंजेस हिज रिलीजन। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे एजुकेशन वगैरह डेवलप कर रहे थे और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट भी कर रहे थे। तो ये जो एक्टिविटी था बाय क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि एक ब्रिटिश फ्लैग के अंदर थे भारत में, तो उनको देखा जाता था सस्पिशन से कि वो जो भारत आए हैं वो कन्वर्जन के लिए आए हैं, बल्कि वो प्रमोट क्रिश्चियनिटी के लिए आए थे। और प्लस ये जो मिशनरीज थे ये इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी को बहुत बुरा भला कहते थे, इसीलिए यहाँ के लोग जो है इनको तुम्हारा अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे और बोलते थे कि ये लोग धर्म को डिस्ट्रॉय करने आए, हमें चेंज करने आए हैं। और ये डिसकंटेंट अराइज करता है अमंग द मासेस एंड सो द मासेस रिवोल्टेड इन 1857। लेकिन हमें पता है कि ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया था ब्रूटली। बट व्हाट वेयर द कॉजेस फॉर द फेल्योर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? देखते हैं क्या क्या रीजन था जिसके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल कर जाता है। पहला था कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन जो था वो एब्सेंट था। ये कोई ऑल इंडिया रिवोल्ट था नहीं, ये तो लोकल रिवोल्ट जैसा खुला था और सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट भी नहीं किए तो ऑल इंडिया रिवोल्ट कैसे बोले। मोस्टली हमें पता था ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है वो अनअफेक्टेड थे इस रिवोल्ट से। प्रोबेबली इसलिए था क्योंकि देखो पंजाब में, तुम्हारा साउथ में, इस सब में ऑलरेडी कुछ कुछ अपराइजिंग्स रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले हो चुके थे और जिसे ब्रूटली ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया गया था, जिसके कारण वो डर गए थे और रिवोल्ट ऑफ 1857 में शायद सपोर्ट ना किए। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। जो बहुत बड़े जमींदार थे और मनी लेंडर्स थे उनको म्यूटिनर्स ने काफी लूटा। और इसलिए लूटा क्योंकि ये बिग जमींदार और मनी लेंडर्स जो हैं ये सोचते थे कि उनका जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट का वो बेटर प्रोटेक्टेड है अंडर ब्रिटिश पैट्रोनेज। ब्रिटिश के अंदर वो ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं रादर देन इन म्यूटिनर्स के हाथों। प्लस वही जो एजुकेटेड इंडियंस थे, हाईली एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको लगता था कि ये जो रिवोल्ट है दैट इज रिवोल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग एंड रिएक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस टू मॉडर्निटी। देखो यहाँ पे एजुकेटेड इंडियंस को ये लगता था कि ये लोग जो रिवोल्ट कर रहे हैं इन लोग का सोच ओल्ड सोच है, पुराना सोच है, ये काफी कंजर्वेटिव लोग है, ये लोग जो है आगे प्रोसीड करना नहीं चाहते और ये वहीं रहना चाहते हैं जहां ऑलरेडी हैं। सो ये जो रिवोल्ट उनको लगता था कि ये कंजर्वेटिव लोग जो है ये रिएक्ट किए हैं टू द मॉडर्न थिंकिंग। ब्रिटिश का थिंकिंग को ये लोग मॉडर्न मानते थे और प्रोग्रेसिव मानते थे और इन लोग को ये कंजर्वेटिव मानते थे, तो बोलते थे ये कंजर्वेटिव जो ये प्रोग्रेसिव लोग के अगेंस्ट रिएक्शन है ये रिवोल्ट, इसलिए वो लोग न्यूट्रल रहते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में। वहीं बहुत सारे इंडियन रूलर्स जो हैं आपको पता ही है कि ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर देते हैं और ब्रिटिशर्स को हेल्प करते हैं टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें से कुछ स्टेट्स जैसे सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ कश्मीर, सिंध और सिख, ये लोग जो है सपोर्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स को टू सप्रेस द रिवोल्ट। तीसरा जो था दैट वाज पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे वो लोग तलवार और शील्ड से लड़ा करते थे और कुछ ही गन्स थे उनके पास। वहीं ब्रिटिश सोल्जर्स के पास वेल इक्विप्ड लेटेस्ट वेपन्स लाइक एनफील्ड राइफल्स थे, तो कहां से मैच कर पाते ये लोग। फोर्थ रीजन वाज पुअर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो रिवोल्ट था कोई उसका ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्लानिंग था ही नहीं और कोई कोऑर्डिनेशन किसी के बीच में था ही नहीं और जो लीडरशिप है वो भी कमजोर, बूढ़ा व्यक्ति था बहादुर शाह जफर, ऑलरेडी मुगल्स कमजोर थे। सो द इंडियन रेबल्स जो थे वो कोई मैच ही नहीं थे ब्रिटिश ओपोनेंट्स और जनरलशिप। ब्रिटिश में जो जनरल वगैरह थे वो काफी ट्रेन लेके आए हुए थे ब्रिटेन से, वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ थे, तो कहाँ से इंडियन रेबल्स मैच कर पाते, उनके पास टेक्निक ही नहीं था लड़ने के लिए। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। अब जो म्यूटिनर्स जो है, जो म्यूटिनी किए थे जो सिपॉइज, उनके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग था ही नहीं कॉलोनियल रूल को, वो समझ ही नहीं पाए थे कि वो लोग रूल कैसे कर रहे हैं और उनके पास कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम भी नहीं था। सपोज वो जीत भी जाते, ब्रिटिशर्स हार भी जाते, तो फिर आगे क्या?
क्या डेमोक्रेसी आता, क्या ऑथोरिटेरियन स्टेट रहता, या फिर वही मुगल फिर से रूल करते? कोई ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम था ही नहीं इन रेबल्स के पास, बस लड़ रहे हैं बिना सोचे समझे। और जो रेबल्स थे वो काफी डाइवर्स ग्रीवेंसेस है, ऐसा नहीं था कि सबका एक ही ग्रीवेंस है, सबका अलग 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 ग्रीवेंस था और अलग तरीके से सब लोग सोच रहे थे, कोई एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी होता ही नहीं। नेक्स्ट वाज रोल ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ। अब जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने, उसके कारण क्या हो रहा था, अगर मान लो बंगाल में बैठा है कोई कमांडर इन चीफ और उसको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे जो है ये लोग रिवोल्ट कर रहे हैं और हमें वहां पे ट्रूप्स चाहिए, तो वैसा इंफॉर्मेशन इजीली पास हो जा रहा था टेलीग्राफ के द्वारा बाय द ब्रिटिशर्स। हर उनको पता चल जा रहा था कि जो रेबल्स है वो कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, बट रेबल्स को ये नहीं पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता था। सो द मूवमेंट और स्ट्रेटेजी ऑफ द रेबल्स सारा खबर ब्रिटिशर्स को मिल जा रहा था बाय द टेलीग्राफ एंड दे कैन शेयर इट। अगर मेरठ से निकले हैं और दिल्ली की तरफ बढ़े हैं तो वो लोग टेलीग्राफ से बता देते थे दिल्ली वाला को कि वहां पे वो लोग पहुंचने वाले हैं और वो लोग रेडी रहते थे। वहीं पर रेलवे जो है वो मदद करता है कि हाँ अगर वहां तुरंत, अब ब्रिटिशर्स पैदल, वो लोग पैदल चले हैं रेबल्स, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ट्रेन से बंगाल से अपना ट्रुप दिल्ली तब तक भेज देते थे इनटू द डिस्टेंट प्लेस और जाके वहां पे सप्रेस करके आते थे रिवोल्ट। तो इस तरह रेलवे और टेलीग्राफ जो है मदद करता है ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने में। बट यहाँ पे एक मेजर चीज देखने को मिलता है, दैट वाज हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर। पूरे रिवोल्ट के समय कंप्लीट कोऑपरेशन था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे थे। रेबल्स और सिपॉइज जो थे वो दोनों कम्युनिटी से थे और दोनों एक दूसरे को काफी रेस्पेक्ट कर रहे थे वाइल द रिवोल्ट। बहादुर शाह जफर जो एक मुस्लिम एम्परर थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज देयर कॉमन लीडर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। अब जैसे ही किसी भी प्लेस पे ये लोग रिवोल्ट किए और रिवोल्ट अगर सक्सेस हो गया तो इमीडिएट बैनिंग ऑफ कॉ स्लॉटर को अनाउंस कर दिया गया, बोलता था अब यहाँ पे गौ हत्या नहीं होगी। दोनों जो कम्युनिटी है दोनों काफी वेल रिप्रेजेंटेड इन लीडरशिप थे। सपोज कोई जगह पे अगर मुस्लिम लीडर है तो उसका आर्मी का कमांडर हिंदू होता था, कहीं पे अगर हिंदू लीडर है तो उसका आर्मी का कमांडर मुस्लिम भी होता था। इस तरह का जो लीडरशिप है वो वेल रिप्रेजेंटेड। इस तरह हमें देखने को मिला कि रिवोल्ट ऑफ 1857 और उससे पहले जो लोग थे भारत में और जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया था वो कम्युनल इन नेचर नहीं था, जातिवाद पे नहीं था और ना ही तुम्हारा किसी धर्म के ऊपर था। यानी 1858 से पहले इंडिया वाज रियली सेक्युलर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगर कोई डाउट हो यू कैन कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस लेक्चर।